Good morning, student. In this video lecture, we are starting the new chapter, Plant Kingdom. Last lecture में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कंप्लीट किया था. अभी स्टैंडर्ड 11 से ये चैप्टर हमारा एक बाकी था, तो प्लांट किंगडम हम स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट का जो इवोल्यूशन इस जमीन पर हुआ था, तो पहले साइनोबैक्टीरिया को भी प्लांट किंगडम में रखा गया था. मीन्स स्टार्टिंग हुई थी साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया गेट डेवलप इनटू अल्गी, अल्गी से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फाइनली लेटेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट इस जमीन पर डेवलप किया गया था, एंजियोस्पर्म, जिसकी दो इंपॉर्टेंट क्लासेस है, डाइकोटिलिडोनी और सेकंड मोनोकोटिलिडोनी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर प्लांट किंगडम along with some basic criteria. देखिए, आप लोग जानते हैं कि R.H. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रोपोज किया था. 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये सबसे लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें डिफरेंट क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो या मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक ह्यूमंस हो, मींस मोस्ट प्रीमेटिव से लेकर मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म तक ये 5 किंगडम डिवाइड किए गए. सबसे पहला किंगडम इन्होंने बनाया था किंगडम मोनेरा. ओके, इसके ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर ही इसके ऊपर बना हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें डिटेल लिया जाएगा. सेकंड किंगडम बनाया गया प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के बाद तीसरा सेपरेट किंगडम किया गया किंगडम फंजाई. फोर्थ इज किंगडम एनिमेलिया. फिफ्थ एंड लास्ट वाज किंगडम plenty. So this trend is moving from less complexity to the more complexity, यानी एडवांसमेंट की तरफ भी जा रहे हैं और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ भी जा रहे हैं. सबसे लास्ट में रखा गया किंगडम प्लेंटी, क्योंकि यह माना जाता था कि प्लांट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है. इनमें जितने सिस्टम पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद में फोटोसिंथेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, जो जाइलेम और फ्लेम के थ्रू होता है, दिस इज मोर एडवांस इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म. तो पहले क्या हुआ करता था, यानी R.H. व्हिटेकर साहब से पहले, कि किंगडम फंजाई, ये मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये तीनों भी किंगडम प्लेंटी में इंक्लूड किए जाते थे. इसलिए इंक्लूड किए जाते थे क्योंकि पहले सिर्फ 2 किंगडम सिस्टम था. एक था एनिमेलिया, यानी हर वो ऑर्गेनिज्म जिनका सेल विदाउट सेल वॉल हो, उसे किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता था. और दूसरा था किंगडम प्लेंटी. किंगडम प्लेंटी में हर उस ऑर्गेनिज्म को ऐड कर दिया गया जिस ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल से बाउंडेड है. तो यहां पे जो मोनेरा है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल के किंगडम को कहते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया भी सेल वॉल से सराउंडेड होता है. मींस मोनेरा शो द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. इवन प्रोटिस्टा आल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एंड यू आल्सो नो दैट द सेल वॉल ऑफ फंजाई विच इज मेड अप ऑफ काइटिन. मींस फंजाई के जो मेंबर्स हुआ करते हैं, उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तीनों में सेल वॉल होने की वजह से इन तीनों को किंगडम प्लेंटी में पहले रखा गया था. लेकिन R.H. व्हिटेकर साहब ने देखा कि भाई प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई, इन तीनों में आपस में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ही है, लेकिन प्लांट से भी बहुत ज्यादा ये वेरिएशन शो करते हैं. इसीलिए व्हिटेकर साहब ने क्या किया कि किंगडम प्लेंटी में से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म निकाला
और उनका एक सेपरेट किंगडम बना दिया मोनेरा। फिर बहुत सारे मेंबर निकाले और उनका नाम रख दिया, किंगडम का नाम प्रोटिस्टा। फिर बहुत सारे मेंबर निकाले और उनका एक अलग सेपरेट किंगडम बनाया जिसका नाम रखा गया किंगडम फंजाई। तो इस तरह से ये 3 किंगडम प्लांट में से निकालने के बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बना लिया गया। आप लोगों को पता है कि ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर है, टाइप ऑफ सेल की बेसिस पर है, रिप्रोडक्शन वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए इन तीनों को प्लांट में से निकाल दिया गया। इवन पहले क्या हुआ करता था कि ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया भी किंगडम प्लांट में ही इंक्लूड की जाती थी। साइनो, जस्ट अ मिनट, बैक्टीरिया। फिर बाद में पता चला कि भाई साइनोबैक्टीरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मोनेरा से मैच खाते हैं, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को किंगडम प्लांटी में से निकाल दिया गया और मोनेरा में रखा गया। मोनेरा में भी बच्चों 2 क्लासेस है, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो इस साइनोबैक्टीरिया को कैरेक्टरिस्टिक के मद्देनजर रखते हुए मोनेरा किंगडम के यू बैक्टीरिया क्लास में इंक्लूड कर दिया गया। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइनोबैक्टीरिया इज नॉट मोर मेंबर ऑफ द प्लांटी, यानी किंगडम प्लांट का मेंबर नहीं है, बल्कि कौन से किंगडम में डाल दिया गया, किंगडम मोनेरा में। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के अलग अलग थ्योरीज है। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक्स साइंटिस्ट लोगों को नजर आए, तो उन साइंटिस्ट लोगों ने ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए मोस्ट एडवांस सिस्टम डेवलप किया जिसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम खासतौर से प्लांट में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ system of classification, systems of classification. Okay, तो there are 3 main systems of classification. सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया उसका नाम है आर्टिफिशियल system of classification, and this artificial system of classification was proposed by Linnaeus. ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि कौन सा सिस्टम कौन से साइंटिस्ट ने प्रोपोज किया और उस सिस्टम के मुताबिक प्लांट्स को कैटेगराइज करने के लिए कौन से क्राइटेरिया यूज किए गए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम है। दिस सिस्टम वाज प्रोपोज्ड बाय कार्लोस लिनायस। अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेसिस पर प्लांट को सेपरेट किया गया। प्लांट को सेपरेट किया गया मींस अगर 2 प्लांट्स हैं, दोनों प्लांट के लीफ एक जैसे नजर आते हैं तो इनको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। अगर दोनों प्लांट के लीफ में डिफरेंस है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, तो उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पीपल का ट्री देखे हैं, उस पीपल के ट्री का लीफ देखिए और नीम का जो ट्री है उसके लीफ का शेप देखिए। इजीली आप कह सकते हैं कि सर दोनों के लीफ शेप में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो जब वेरिएशन नजर आ जाए तो दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि सुपरफिशियल यानी मेन कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल शेप ऑफ लीफ, number of leaves on the plant,
कलर ऑफ लीव्स एंड हैबिट ऑफ द प्लांट। हैबिट का मतलब होता है कि प्लांट हर्ब है, श्रब है या ट्री है। अगर 4-5 प्लांट आपने लिया जिसमें से 2 हर्ब हैं तो उनको एक ग्रुप में रख दीजिए, उनमें से 2 श्रब है तो उनको एक ग्रुप में रख दीजिए, और एक ट्री है तो उसका एक अलग ग्रुप बना लीजिए। सो दीज आर द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। हम लोग जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में खासतौर से वेजिटेटिव कैरेक्टर किसे कहते हैं? रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों को कहा जाता है वेजिटेटिव कैरेक्टर। सो टाइप ऑफ रूट्स, टाइप ऑफ स्टेम एंड टाइप ऑफ लीव्स अगर प्लांट में सिमिलर नजर आती हैं तो उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा, अदरवाइज उनको अलग ग्रुप में आप सेपरेट कर सकते हैं। तो लिनायस साहब ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये मेजर कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा। इसके बाद में अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले ये कि प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए वेजिटेटिव कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज दिया गया। हालांकि वेजिटेटिव कैरेक्टर बच्चों जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज भी हो सकते हैं। एकदम ज्यादा चेंज नहीं होते लेकिन थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर आप पीपल का दरख्त हमारे इस एरिया में देखेंगे और वही पीपल का दरख्त आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या और किसी कंट्री में देखेंगे तो आपको हम इस पीपल के ट्री में और वहां पे जो पीपल का ट्री है उसमें आपको वेरिएशन नजर आएगा। हालांकि दोनों की स्पेसीज सेम है, दोनों का जीनस भी सेम है, दोनों की फैमिली, ऑर्डर, क्लास, हर चीज सिमिलर है। तो फिर ये वेरिएशन क्यों आया? दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर के लिनायस साहब को कहा कि भाई आप सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज मत दो, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। लेकिन लिनायस साहब ने इस बात को नहीं माने। इसके बाद लिनायस साहब ने क्या किया कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अपग्रेड करने के लिए प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स। यू नो दैट स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, तो प्लांट्स को स्टेमन की बेस पे किस तरह क्लासिफाई किया गया? देखिए कि अगर आपके पास में 2 प्लांट हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ओके, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट को कहते हैं। दोनों प्लांट के पास अपना अपना फ्लावर है। अगर दोनों फ्लावर में 10 स्टेमन्स हैं तो दोनों को एक ग्रुप में रखा जाएगा। अगर एक में 10 स्टेमन है, एक में 5 स्टेमन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन these 2 plant are categorized into different groups. Okay, तो number of classification on the basis of number of stamen is called as sexual system of classification. देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया? अभी तो हम लोग को पता है कि हम लीनियस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए ऑब्वियसली sexual system of classification was also proposed by Linnaeus. It is true. लेकिन कई मर्तबा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर लिनायस ने तो मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव कैरेक्टर की बेस पे क्लासिफिकेशन दिया था, क्वेश्चन में पूछा गया सेक्सुअल सिस्टम। लिनायस ने ही अपने वेजिटेटिव सिस्टम को मॉडिफाई किया था सेक्सुअल सिस्टम की तरफ, क्योंकि स्टेमन मेल सेक्सुअल ऑर्गन है ना, इसीलिए स्टेमन की बेसिस पर किया गया क्लासिफिकेशन सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर बहुत सारे प्लांट हैं, सब में एक एक स्टेमन है, तो उस ग्रुप को नाम दिया गया था मोनोएंड्रिया। मोनोएंड्रिया यानी ऐसा ग्रुप जिसमें हर प्लांट के पास एक एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम का मेंबर स्टेमन कहलाता है। अगर बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें 2-2 स्टेमन्स हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा और ग्रुप का नाम रखा जाएगा डायएंड्रिया। 3-3 रहे तो ट्राइएंड्रिया, बहुत सारे रहे तो पॉलीएंड्रिया। ठीक है,
अगर प्लांट में बहुत सारे प्लांट है, सभी प्लांट के फ्लावर में स्टेमन्स का फिलामेंट यूनाइटेड है, पहले प्लांट में भी यूनाइटेड फिलामेंट है, दूसरे में भी यूनाइटेड फिलामेंट है, तीसरे में भी, तो इन सबको एक ग्रुप में रखेंगे और ग्रुप का नाम रखा जाएगा एडल्फस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन बाय लिनायस एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज सो कॉल्ड सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम ड्रॉबैक में एक पॉइंट और यहां पे दर्ज करेंगे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर easily affected by change in environment। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप नोट्स बनाते समय यहां पे लिखना है चेंज। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर मे बी चेंज ड्यू टू चेंज इन environment, that's why this system of classification is not reliable। और एक पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है कि लिनियस साहब ने क्या किए थे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया था। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप याद रखेंगे, वेजिटेटिव इज इक्वल टू सेक्सुअल, मींस इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन vegetative character are given equal weightage to the sexual character। So this system of classification was not accepted by most of the taxonomists। देखो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी के उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया जाता है। यहां पर भी क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट लोगों को टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट ने लिनायस का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिए। नाउ नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब थ्योरीज में होता यह है बच्चों कि एक सिस्टम अगर क्रिटिसाइज कर दिया गया तो दूसरा सिस्टम इमर्ज होता है, फिर वो दूसरा सिस्टम पहले फेल होने वाले सिस्टम के ड्रॉबैक को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ताकि वो सारे पॉइंट जो पहले सिस्टम में नहीं थे इस नए सिस्टम में आ जाए। तो सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर proposed by two eminent taxonomists, Bentham and Joseph Dalton Hooker। तो आपने सिर्फ ये हुकर नाम भी याद रखे तो चलेगा। तो बेंथम एंड हुकर ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोपोज किया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। देखिए ये पॉइंट जो है वो लिनायस के सिस्टम में भी था, लेकिन अच्छा पॉइंट था, गुड पॉइंट था। इस पॉइंट पर क्रिटिसिज्म नहीं मिला। क्रिटिसिज्म लिनायस को कौन से पॉइंट पे मिला कि उसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल को इक्वल वेटेज दिया था और फ्लावर को ज्यादा वेटेज नहीं दिया था। हालांकि फैमिलीज जो बनाई जाती है, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज जो बनाई जाती है, वो फ्लोरल कैरेक्टर की बेस पे ज्यादा बनाई जाती है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेसिस पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया। And not only morphological but some internal characters of the plant are also considered for classification। External factor means morphological, जैसे root, stem, leaf, fruit, flower। And internal character means anatomical character, anatomy, then एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, तो ये सारे कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने अपने सिस्टम को ज्यादा अपग्रेड किया एज कंपेयर टू द लिनायस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एनाटॉमी मींस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास में दो प्लांट्स है, दोनों प्लांट के लीफ मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर है तो इनको डायरेक्टली एक ग्रुप में नहीं रखने का,
बल्कि इन दोनों लीव्स का एनाटॉमी भी स्टडी करना है आपको कि भाई दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सेम होना चाहिए, तब जाकर के आप बोलेंगे कि सर दोनों लीफ की मॉर्फोलॉजी भी सिमिलर है और एनाटॉमी भी सिमिलर है। एनाटॉमी तक नहीं रुकना है, आपको एम्ब्रियोलॉजी भी स्टडी करना है। आप जानते हैं कि मोनोकॉट एम्ब्रियोलॉजी और डायकॉट एम्ब्रियोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। डायकॉट सीट का डेवलपमेंट की स्टेजेस अलग होती हैं और मोनोकॉट सीट की डेवलपमेंटल स्टेजेस लास्ट में अलग अलग होती हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी की बेसिस पर भी आप ग्रुप्स को सेपरेट भी कर सकते हैं या प्लांट्स को एक ग्रुप में रख सकते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, देखो फाइटो का मतलब मैं आपको बताया था, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, ओके, और केमिस्ट्री मींस इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लांट। दो प्लांट आपके पास है, अगर एक में अल्कालॉइड केमिकल्स हैं, दूसरे में अल्कालॉइड नहीं है तो दोनों को सेपरेट ग्रुप में रखा जाएगा। अगर दोनों में सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल्स हैं तो इन दोनों प्लांट को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। सो दिस इज मोर डिटेल ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर। लेकिन एक पॉइंट जिसकी बेसिस पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्रिटिसाइज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, वो एनसीईआरटी बुक में शायद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया तो हम लोग जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आया एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में डायकॉट मोनोकॉट दो क्लासेस है। बेंथम एंड हुकर ने यहां पे गलती की है। बेंथम एंड हुकर ने पहले लिखा जिम्नोस्पर्म, फिर लिखा मोनोकॉट और उसके बाद में लिखा एंजियोस्पर्म। बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट ने बेंथम हुकर को समझाने की कोशिश की है कि भाई ये ट्रेंड गलत हो रहा है, ये सीक्वेंस गलत हो रही है, लेकिन बेंथम एंड हुकर ने मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी डिस्कार्ड करना पड़ा। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड करने के बाद मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया, जिसे नाम दिया जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम को बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कोऑपरेटिव वर्क से प्रपोज किया, जिनमें मेन कंट्रीब्यूशन आता है एंगलर और प्रेंटल नाम के साइंटिस्ट का। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, evolutionary relationship among the organism, organism स्पेसिफिकली यहां पे प्लांट आना चाहिए, लेकिन ब्रॉड सेंस में मैं लिख देता हूं ऑर्गेनिज्म। तो अगर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है तो उन ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा जाएगा। ये सबसे मेन कैरेक्टर है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेम ग्रुप देन दे मस्ट हैव द सेम टेक्सा। सिमिलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द सेम टेक्सा, ऐसा सेंटेंस आप शॉर्टकट में ध्यान रख सकते हैं। अब टेक्सा किसे कहते हैं? तो टेक्सा का मतलब होता है टेक्सोनॉमिक ग्रुप। जैसा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले आता है भाई फाइलम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, सीरीज, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज। ये हो गई आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो कि हर ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन इस हायरार्की के सामने जो लिखा जाता है उसे कहते हैं टैक्सॉन, और सभी टैक्सॉन को मिलाकर कहा जाता है टैक्सा। तो अगर ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के हैं तो उन्हें एक ही टैक्सा में रखा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलोजेनेटिक system or evolutionary system of classification. This system of classification is done on the basis of fossil record, fossil records. आप जानते हैं कि फॉसिल किसे कहते हैं? इवोल्यूशन नाम के चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है कि फॉसिल मतलब डेथ एंड हार्ड पार्ट of the organism which are remain in the soil since millions of year or hundreds of year or thousands of year। तो जब भी किसी हिस्टोरिकल प्लेस का आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होता है
तो खुदाई करते समय कुछ ऐसे बोन्स मिलते हैं, टीथ मिलते हैं, जिसको जुड़ा करके पता लगाया जाता है कि भाई ये कौन से ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन हो सकता है, तो उसे कहते हैं फॉसिल्स, जो कार्बन डेटिंग मैकेनिज्म से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड। अब यहां पर कुछ साल गुजरने के बाद, यानी जब ये सिस्टम बनाया गया तो उसके कुछ ईयर्स के बाद में कुछ साइंटिस्ट लोग यानी टेक्सोनॉमिस्ट लोगों ने एक सवाल खड़ा कर दिया अपने एंगलर और पेंटल से कि भाई अगर फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो तो हम किस तरह पता लगाएंगे कि एग्जिस्टेड ऑर्गेनिज्म का प्रोजीनेटर कौन है, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का प्रीवियस ऑर्गेनिज्म कौन है, क्योंकि प्रीवियस का फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, ये सवाल था। तो एंगलर और पेंटल जो कि मेन साइंटिस्ट थे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, इन्होंने बताया कि इफ फॉसिल रिकॉर्ड्स इज नॉट अवेलेबल, अगर फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो तो कुछ दूसरी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहले मैं कंडीशन लिख दूं कि इफ फॉसिल्स आर fossils are not available, then what we have to do at that time? Okay? तो अगर फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो हमको 3 स्टेप के थ्रू क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या किया जाएगा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कि जो एग्जिस्टेड ऑर्गेनिज्म है इसके नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर सीक्वेंस दी जाएगी या पर्टिकुलर कोड नंबर दिया जाएगा और इसको कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाएगा, जिससे एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। फिर ये डेटाबेस आपको जो फॉसिल नहीं मिला उसके पीछे के ऑर्गेनिज्म से मैच करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यानी समझो सीक्वेंस में 3 चीजें हैं, ए, बी और सी। सी एग्जिस्टेड है, बी और ए बहुत ज्यादा प्रीमेटिव हैं, बी आपके पास में फॉसिल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ए के फॉसिल्स आपके पास मान लीजिए अवेलेबल है। तो सी के कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक जो आपने कंप्यूटर में डेटाबेस बना के रखा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की सीक्वेंसिंग आपने दी है, सी के इन कैरेक्टरिस्टिक को डायरेक्टली ए से मैच किया जाएगा। अगर मैचिंग 80 या 90% होती है तो इसका मतलब यह है कि ए से ही सी डेवलप हुआ, लेकिन बीच में बी नाम का ऑर्गेनिज्म था। तो थ्योरेटिकली सी के कुछ कैरेक्टर्स और ए के कुछ कैरेक्टर को मिला जुलाकर हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म बी बना दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? गुड। सो दिस इज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इन विच vegetative characters are assigned by a particular sequence of number or code, and these vegetative characters are stored in the computer as a database। ठीक है, फिर वक्त आने पर आप इस डेटाबेस को किसी भी ऑर्गेनिज्म से मैच कीजिए। अगर 80-90% मैच होते हैं तो लिंक बनेगी इवोल्यूशनरी, और अगर मैच नहीं हुए तो लिंक नहीं बन सकती। तो एट अ टाइम hundreds of vegetative character can be studied in numerical taxonomy, hundreds of vegetative character, and in this numerical taxonomy you can also do vegetative character as well as floral character, means number of sepals, number of petals, number of stamen, number of carpel, ovary के characters, ये सारे characters आप plant के database बना सकते हैं। तो ये ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी कब यूज करना है आपको? जब फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो। सेकंड थिंग, इफ फॉसिल रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल देन यू कैन यूज साइटो टेक्सोनॉमी। देखो साइटो का वैसे मतलब तो होता है सेल, लेकिन यहां पे साइटो के साथ जुड़ गया वर्ड टेक्सोनॉमी। एंगलर और पेंटल मींस टेक्सोनॉमी साइंटिस्ट लोगों ने उस वक्त यह बताया कि भाई अगर आपको फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो आप साइटोटेक्सोनॉमी की बेसिस पे 2 ऑर्गेनिज्म के लिंक जोड़ा सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट सेल्स की स्टडी नहीं करना है, आपको क्रोमोसोम्स की स्टडी करना है।
ए, बी और सी एग्जाम्पल में कंटिन्यू करता हूं। प्लांट नंबर सी से आप न्यूक्लियस निकालिए, उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर किस तरह है, क्रोमोसोम का बिहेवियर किस तरह है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये तीन, बी तो अवेलेबल नहीं है, ए से मैच करते हैं, तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस कंटिन्यू होगी ए, बी और सी। सो इन दिस साइटोटैक्सोनॉमी you must have to consider the number of chromosome, okay, structure of chromosome and behavior of chromosome. So this is called as the classification on the basis of cytotaxonomy. अगर आपके पास में next type of branch which we can use if fossil records are not available is chemotaxonomy. Taxonomy means just classification. Taxonomy on the basis of chemical composition. मान लीजिए कि बहुत सारे कैरेक्टर सी और ए के मैच हो रहे हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर भी मैच हुए, फ्लोरल कैरेक्टर्स भी मैच हुए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी मैच हुए, लेकिन स्टिल आपको कंफ्यूजन है, तो आप फाइनल स्टेज, जजमेंट वाली स्टेज परफॉर्म कीजिए दोनों ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंपोजिशंस। अगर ए और सी के केमिकल कंपोजिशन सिमिलर हैं, क्योंकि प्लांट अपने अंदर बहुत सारे केमिकल बनाता है, कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं तो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, अल्कलॉइड, फ्लेवेनॉइड्स, फिनॉल्स, सैपोनिन, दीज आर रबर एरोमेटिक कंपाउंड, दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी केमिकल कंपोजिशन दो प्लांट्स का आइडेंटिकल है, तो ये फाइनल स्टेज होती है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि दोनों सेपरेट स्टेट में है या सेपरेट ग्रुप के मेंबर है, बल्कि दोनों प्लांट का केमिकल कंपोजिशन सेम है, मतलब दोनों भी प्लांट सेम ग्रुप के अंदर मर्ज किए जाएंगे। सो कीमोटैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ chemical composition, and this final step is used to avoid the confusion, to avoid the confusion. Okay, so this is the most important line for chemotaxonomy. तो यहां पर हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी बुक में दिया है नीट के सिलेबस में, वो कंप्लीट हुआ। एक मर्तबा अपन रिवाइज करते हैं और फिर अगर वक्त रहा तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली स्लाइड में हमने देखा कि रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो पहले था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तीनों बिलोंग्स करते थे प्लांट किंगडम को, लेकिन अब उनको निकाल दिया गया डिसिमिलरिटीज की बेसिस के ऊपर। साइनोबैक्टीरिया भी पहले इंक्लूड हुआ करता था किंगडम प्लांट्स में, अब उसको निकाल दिया गया और कौन से किंगडम में रखा गया? मोनेरा। मोनेरा की कौन सी क्लास में? यू बैक्टीरिया में। ओके, नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर ऑफ 3 टाइप: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम कौन से साइंटिस्ट ने दिया, ये याद रखना है। आर्टिफिशियल सिस्टम प्रोपोज्ड बाय लिनियस ऑन द प्लांट्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक शेप, नंबर, कलर, हैबिटेट ऑफ लीव्स। ये तीनों कैरेक्टर मेनली लीफ के लिए लिए जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। ओके, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ज्यादा लिया गया, रूट, स्टेम एंड लीफ। फिर अपग्रेड किया लिनियस ने, नंबर ऑफ स्टेमन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, जिसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाने लगा। लेकिन कुछ गलतियां हुई, कुछ ड्रॉबैक्स हुए। ड्रॉबैक ऐसे हुए कि
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, लेकिन वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया, कई टेक्सोनॉमिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किए, इसलिए इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड करते हुए बेंथम एंड हुकर ने नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसका नाम रखा गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of similarities between the organism. Okay, not only morphological character but internal characters are also considered, like anatomy, embryology, phytochemistry and so on. That is, many internal characters are there, but due to sequential event they get failed to classify the flowering plants and gymnosperm. Next, now most advanced system, that is phylogenetic system of classification, was proposed by number of taxonomists, but Engler and Prandtl are main. Okay, this system of classification is based on evolutionary relationship among the organism. If organisms are similar with each other, they must belong to the same taxa. On this system of classification based on fossil record. अगर फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तब आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी का यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होगा कि कैरेक्टर्स को सीक्वेंशियल नंबर या कोड दे दिए जाएंगे, कंप्यूटर में डेटाबेस बना लिया जाएगा, तो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी स्टडीड एट द सेम टाइम। साइटोटेक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। कीमोटेक्सोनॉमी इज डन to avoid the confusion for classification. Mainly it occur on the basis of chemical composition of the plants. Okay, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी वक्त भी हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर आपका भी रहेगा, जिसमें कल हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि किंगडम प्लेंटी को इंटरनली किस तरह से क्लासिफाई किया गया, यानी अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं, फेनोरगेम्स किसे कहते हैं। ऑल दिस थिंग वी आर स्टडीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।